नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं की ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक पुस्तक से चैप्टर 4, जिसका नाम है मिडिल इंग्लिश। बच्चों, मिडिल इंग्लिश समझाने से पहले मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज़ी को 3 पीरियड में बांटा गया है। ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश की पीरियड होती है 449 से लेकर के 1066 ईस्वी तक। मिडिल इंग्लिश की पीरियड होती है 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। और मॉडर्न इंग्लिश की पीरियड होती है 1500 से लेकर के अब तक। तो बच्चों, आइए चैप्टर 4 मिडिल इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। लिखा कि द ईयर AD 1066 इज जनरली टेकन टू बी द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। यानी 1066 ईस्वी जो है ना, सामान्यतः इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समापन के रूप में माना जाता है या अंत के रूप में देखा जाता है। बट मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन मिडिल इंग्लिश जो थी ना, यह केम इनटू एग्जिस्टेंस यानी यह बच्चों अस्तित्व में आई आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट ए सेंचुरी। लेकिन मिडिल इंग्लिश जो थी यह लगभग एक सदी मतलब लगभग 100 वर्षों के अंतराल के बाद अस्तित्व में आई। फॉर द रीजन्स, इसके जो कारण हैं ना एस्टेटेड अर्लियर, वो पहले आपको बता दिए गए हैं। मतलब ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक पुस्तक है, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पूर्व से ही अपलोड है। आप उनको अवश्य पढ़ें और उसके बाद चैप्टर 4 को जब पढ़ेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि 1066 ईस्वी में ओल्ड इंग्लिश का समापन हुआ और 1150 में मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई। तो जो ये 100 वर्षों की अवधि थी ना, इसका कारण क्या है? तो इस दौरान कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए इस अवधि के बाद ही यानी 100 वर्षों के बाद ही, मतलब ओल्ड इंग्लिश के समाप्त होने के लगभग 94 वर्ष बाद मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि उस दौरान कोई बड़ा काम नहीं हुआ। 10 मिडिल इंग्लिश, इस प्रकार से मिडिल इंग्लिश पीरियड इज एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम AD 1150 टू 1500। इस प्रकार से बच्चों 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को हम लोग मिडिल इंग्लिश की अवधि के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि 1066 ईस्वी में ओल्ड इंग्लिश पीरियड का अंत हुआ और 1150 ईस्वी में मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई। तो इस दौरान जो एक सदी का गैप रहा ना, उस दौरान कोई काम नहीं हुआ, इसलिए मिडिल इंग्लिश की शुरुआत तुरंत नहीं हुई। तो मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब हुई? 1150 में हुई और 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक का इसका कालखंड रहा। एट ईच एंड यानी प्रत्येक समापन पर, लिखा है कि प्रत्येक समापन पर देयर इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, यानी परिवर्तन का एक समय रहा, परिवर्तन की एक अवधि रही। व्हेन द लैंग्वेज, जब भाषा, सिम्स का मतलब होता है प्रतीत होती है, टू बी इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, टू बी इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव की स्थिति। यानी एट ईच एंड यानी प्रत्येक समापन पे, यानी हर अवधि के समाप्ति के बाद, चाहे वो ओल्ड इंग्लिश हो या वो मिडिल इंग्लिश हो, हर इंग्लिश पीरियड के समाप्ति के बाद देयर इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, यानी परिवर्तन की एक अवधि आई। व्हेन द लैंग्वेज, जब अंग्रेजी भाषा उतार चढ़ाव की स्थिति में प्रतीत होती है। टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स, बच्चों टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स का मतलब होता है 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं। अर्थात 2 महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्टिंग्विश करती हैं, मतलब विभाजित करती हैं मिडिल एंड मॉडर्न इंग्लिश को। यानी मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बीच 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का अंतर है। वो क्या है समझिए। दीज आर, वे हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी छपाई तकनीक का आना, और दूसरा है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। बच्चों याद रखिएगा कि मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बीच में 2 सिग्निफिकेंट इवेंट्स होती हैं, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, और ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं ही मिडिल इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश से डिस्टिंग्विश करती हैं। पहला छपाई तकनीक का आना, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और दूसरा है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। इन दोनों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
तो आगे लिखा है कि टुडे, बच्चों यहाँ लिखा है टुडे यानी आज, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक, यह सोचना भी लगभग इम्पॉसिबल है, मतलब क्या, असंभव है, एंड इमेजिन यानी आज यह सोचना और कल्पना करना असंभव है, ए वर्ल्ड विदाउट द प्रिंटिंग मशीन, यानी प्रिंटिंग मशीन के बगैर दुनिया के बारे में सोचना और कल्पना करना भी आज क्या है, असंभव है। लेकिन एक समय था जब दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, लेकिन आज प्रिंटिंग प्रेस के बगैर दुनिया के बारे में सोचना या कल्पना करना भी क्या है, असंभव है। लिखा है द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय विलियम काक्सटन, यानी बच्चों याद रखिएगा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना विलियम काक्सटन के द्वारा की गई थी। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि प्रिंटिंग प्रेस को किसने सेटअप किया, तो आप बताएंगे विलियम कैक्सटन ने। एट द वेस्टमिंस्टर एबे इंग्लैंड, इंग्लैंड देश है और वेस्टमिंस्टर एबे एक जगह है, वहाँ पर विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को लगाया इन AD 1476 यानी 1476 ईस्वी में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर एबे में इंग्लैंड के विलियम कैक्सटन ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इस पंक्ति को ध्यान से समझेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हैज़ प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, बच्चों और अंग्रेजी के विकास में इस घटना ने, मतलब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ने अंग्रेजी के डेवलपमेंट में, अंग्रेजी के विकास में हिस्टोरिक रोल, एक ऐतिहासिक भूमिका अदा की। बिकॉज इट हेल्प्ड, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ने हेल्प्ड किया, मदद की, टू स्टैंडर्डाइज द लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा को स्तरीय भाषा बनाने में प्रिंटिंग प्रेस ने क्या की, अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा की और मदद भी की। वाइल मिडिल इंग्लिश वाज डायलैक्टिकल, बच्चों जो मिडिल इंग्लिश जो थी ना वो डायलैक्टिकल थी, वह बोलियों वाली भाषा थी। याद रखिएगा जो बच्चों मिडिल इंग्लिश थी ना वह बोलियों वाली भाषा थी। मॉडर्न इंग्लिश इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जबकि आधुनिक अंग्रेजी जो है, मॉडर्न अंग्रेजी जो है ना, यह एक स्तरीय भाषा है। दो यद्यपि इट ऑल्सो हैज़ रीजनल एंड इंटरनेशनल वेराइटीज़, यद्यपि इसके भी रीजनल मतलब क्षेत्रीय और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय वेराइटीज़, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो मिडिल इंग्लिश थी ना वह डायलैक्टिकल थी, वह बोलियों वाली भाषा थी। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है ना यह एक स्तरीय भाषा है, फिर भी इस पर रीजनल, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इस पर भी देखा जाता है, इसमें भी वेराइटीज़ देखी जाती है। बच्चों लिखा कि द अदर मेजर लिंग्विस्टिक चेंज नोन एज द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, अभी हमने आपको बताया ना कि मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को डिस्टिंग्विश क्या करती है, टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स। एक है प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में तो देख ही लिए, दूसरा है ग्रेट वोवेल शिफ्ट। आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि ये ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो थी ना किस पीरियड में हुई, तो आपका जवाब होगा मिडिल इंग्लिश पीरियड में। आपसे पूछा जाएगा प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किस इंग्लिश पीरियड में किया गया था, आप बोलेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो आइए अब ग्रेट वोवेल शिफ्ट के बारे में देखते हैं। तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट इन्वॉल्व्ड ए सीरीज ऑफ चेंजेज, बच्चों ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो था ना इसमें ए सीरीज ऑफ चेंजेज हुए, यानी इसमें परिवर्तनों का एक श्रृंखला हुआ। इन द प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स, यानी अंग्रेजी के जो लॉन्ग वोवेल्स थे ना उसके उच्चारण में परिवर्तनों की एक श्रृंखला हुई, और इसी परिवर्तन की श्रृंखला को हम ग्रेट वोवेल शिफ्ट कहते हैं। द चेंजेज बिगिन, यानी ये परिवर्तन मतलब कौन, ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ये जो चेंजेस थे ना बिगिन हुए, शुरू हुए इन अबाउट AD 1400, यानी लगभग 1400 ईस्वी में यह परिवर्तन क्या हुआ, शुरू हुआ। एंड वे आर फुली इस्टेब्लिश्ड, और यह पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, यानी यह परिवर्तन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया बाय द एंड ऑफ द मिडिल पीरियड, यानी मिडिल अंग्रेजी की जो पीरियड थी ना उसके अंत आते आते यह जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो 1400 ईस्वी में शुरू हुआ था ना पूर्ण रूप से क्या हो गया, स्थापित हो गया। दिस फोनोलॉजिकल चेंजेज, बच्चों फोनोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है ध्वनि विषयक परिवर्तन, उच्चारण के संबंध में जो परिवर्तन हुआ, जो बच्चों साउंड्स के संबंध में जो परिवर्तन हुआ ना, आर सीन, इसको देखा जाता है एज द लास्ट बार
बैरियर यानी अंतिम बाधा के रूप में बिटवीन द इंग्लिश ऑफ द अर्ली टाइम्स यानी प्रारंभिक काल के अंग्रेजी एंड दैट ऑफ नाउ, और आज की अंग्रेजी के बीच का अंतिम बैरियर के रूप में इसी फोनोलॉजिकल चेंजेज को, इसी ध्वनि विषयक अंतर को, इसी ग्रेट वॉवेल शिफ्ट को देखा जाता है। तो जो दो घटनाएं घटी ना बच्चों मिडिल इंग्लिश के दौरान, कौन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, तो इनका बड़ा रोल रहा और ये मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बीच की ये दो सिग्निफिकेंट क्या रही बच्चों, इवेंट्स रहीं। अब आइए देखते हैं डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। अब देखिए बच्चों मिडिल इंग्लिश की डायलेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, मिडिल इंग्लिश की बोलियों के बारे में बात करते हैं। समझिएगा आप, लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स, स्ट्राइकिंग मतलब आकर्षक होता है और फीचर्स का मतलब विशेषता या गुण होता है। तो कह रहा है कि मिडिल अंग्रेजी की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से, गुणों में से एक है क्या, दैट डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन रिटन फॉर्म। यानी मिडिल इंग्लिश की जो डायलेक्ट थी ना, मैं आपको बताऊं कि मिडिल इंग्लिश की 4 डायलेक्ट होती थी, एक कैंटिस, नॉर्दम्बरियन, मर्सियन और वेस्ट सेक्सन। ये चारों बोलियां थी ना बच्चों, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये स्पोकन और रिटन फॉर्म यानी ये लिखित रूप में भी मौजूद थी और ये बोलचाल के अंग्रेजी में भी मौजूद थी। यानी लिखित के साथ साथ समझिएगा बच्चों कि मिडिल इंग्लिश की जो स्ट्राइकिंग फीचर्स रही हैं, जो उसकी आकर्षक विशेषताएं रही हैं ना, उनमें से एक ये है कि मिडिल इंग्लिश की जो डायलेक्ट्स थी, जो बोलियां थी ना, कैंटिस, नॉर्दम्बरियन, मर्सियन और वेस्ट सेक्सन, ये स्पोकन और रिटन यानी ये लिखित रूप में भी मौजूद थे और बच्चों मौखिक रूप में भी ये मौजूद थे। There was no single literary standard and the language varied from country to country। तो जो ये मिडिल इंग्लिश थी ना बच्चों, ये बोलियों वाली भाषा थी, तो बोलियां जो थी ना लिखित और मौखिक दोनों रूपों में मौजूद थी। तो वो मिडिल इंग्लिश के दौरान कोई सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड नहीं था, कोई एक साहित्यिक उसका स्तर नहीं था, और जो ये लैंग्वेज थी ना मिडिल इंग्लिश, वह एक देश से दूसरे देश में इसके रूप क्या थे, ये अलग अलग थे। फर्दर ओल्ड इंग्लिश एट 4 डायलेक्ट्स, मैंने पहले ही कहा कि जो बच्चों ओल्ड इंग्लिश थी ना उसके कितने डायलेक्ट्स थी, 4। याद रखिएगा ओल्ड इंग्लिश की 4 डायलेक्ट्स थी, बट मिडिल इंग्लिश हैड 1 मोर, लेकिन मिडिल इंग्लिश में 5 बोलियां हो गई। याद रखिएगा ओल्ड इंग्लिश डायलेक्टिकल लैंग्वेज थी, बोलियों वाली भाषा थी, तो उस दौरान 4 डायलेक्ट्स थी, लेकिन मिडिल इंग्लिश में एक और डायलेक्ट क्या हो गई, बढ़ गई। समझिए, दे वेयर नोन एज नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। यानी मिडिल इंग्लिश में कितनी बोलियां हैं, याद रखिएगा 5। एक है नॉर्दर्न, दूसरा है साउदर्न, तीसरा है ईस्ट मिडलैंड, चौथा है वेस्ट मिडलैंड और 5वां है कैंटिस। ये बच्चों मिडिल इंग्लिश की क्या हैं, डायलेक्ट्स हैं। ओनली द लास्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी नॉर्दर्न में भी परिवर्तन हुआ, साउदर्न में भी परिवर्तन हुआ, ईस्ट मिडलैंड में भी परिवर्तन हुआ, वेस्ट मिडलैंड में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन जो कैंटिस थी ना बोली डायलेक्ट, रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द नॉर्दम्बरियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज नाउ कॉल्ड नॉर्दर्न। अब देखिए बच्चों, ओल्ड इंग्लिश की जो डायलेक्ट है ना उसको मिडिल इंग्लिश में किस डायलेक्ट के रूप में जाना जाता है, समझिए। तो ओल्ड इंग्लिश की जो नॉर्दम्बरियन थी ना उसको अब नॉर्दर्न कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश का जो वेस्ट सेक्शन था उसको अब साउदर्न कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश की जो मर्सियन थी ना इसको बच्चों 2 बोलियों में बांटा गया है, जिसको हम अब ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा, नॉर्दम्बरियन को मिडिल इंग्लिश में नॉर्दर्न कहते हैं, वेस्ट सेक्शन को मिडिल इंग्लिश में साउदर्न कहते हैं, और जो ओल्ड इंग्लिश की जो मर्सियन थी ना उसको 2 डायलेक्ट्स में बांटते हैं, जिसको आज हम ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड के नाम से जानते हैं। एंड मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड, और जो मॉडर्न इंग्लिश जो आज आप बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं ना, हैज इवॉल्व्ड, ये कहाँ से आई है, फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। याद रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश जो है ना या मिडिल इंग्लिश के किस डायलेक्ट से इसका विकास हुआ है, तो ईस्ट मिडलैंड। याद रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश कहाँ से आई है, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से। कहाँ से, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से ही मॉडर्न इंग्लिश का निर्माण हुआ है। आगे लिखा है कि ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, आगे लिखा है बच्चों, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे कारक, टुगेदर विद जियोग्राफिकल कंसिडरेशन,
जियोग्राफिकल कंसिडरेशन का मतलब है भौगोलिक कारण, यानी भौगोलिक कारणों के साथ साथ बहुत सारे कारण लेड टू ए सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति को जन्म दिए वेयर द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, जहाँ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बन गई, एंड यूजफुल, सबसे उपयोगी बन गई टू द पीपल ऑफ दिस एज, यानी इस युग के लोगों के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहे, जियोग्राफिकल कुछ कंडीशंस भी रहे। उन्होंने एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया जहां ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो थी ना, हमारे युग के, आपके युग के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी डायलेक्ट के रूप में, अर्थात मॉडर्न इंग्लिश के रूप में विकसित हुई। आगे देखेंगे मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी को देखते हैं बच्चों, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी। तो बच्चों ये कह रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट का मतलब हुआ भाषाई प्रभाव। जी बच्चों, लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट का मतलब हुआ भाषाई प्रभाव, यानी सबसे महत्वपूर्ण भाषाई प्रभाव ऑफ फ्रेंच रूल इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में आपको पता है ना फ्रांस के लोगों का शासन था, तो फ्रांस के लोगों के शासन का सबसे महत्वपूर्ण भाषाई प्रभाव वाज दैट, वो ये रहा दैट ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स, की भारी संख्या में फ्रेंच वर्ड्स एंटर्ड द लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में क्या हो गए, शामिल हो गए। यानी इंग्लैंड में फ्रांस के लोगों का जो शासन था ना, उसका सबसे बड़ा भाषाई प्रभाव ये रहा कि बहुत सारे फ्रांसीसी वर्ड्स अंग्रेजी भाषा में आकर के शामिल हो गए। मेनी ऑफ दीज वर्ड्स, इनमें से बहुतेरे शब्द जो थे ना, मेनी ऑफ दीज वर्ड्स, यानी इनमें से जो बहुतेरे शब्द थे ना, आर रिलेटेड टू द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द रॉयल ऑफिस। रॉयल का मतलब होता है बच्चों राज परिवार, यानी राज परिवार के दरबार के जो डिग्निटी थी ना, जो उनकी गरिमा थी, जो उनकी मर्यादा थी ना, उनका जो ऑनर था, उनका जो मान था, उनका जो सम्मान था ना, तो बहुत सारे शब्द उन्हीं से संबंधित थे। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर, मैं कुछ ऐसे शब्दों के नाम गिनाऊंगा बच्चों जो फ्रेंच से अंग्रेजी में आए हैं। कहाँ से आए हैं? फ्रेंच से अंग्रेजी में आए। समझिए, रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब होता है बच्चों राज परिवार का सदस्य। ये रिल्म, होमेज, प्रिंस, प्रिंसेस, ड्यूक, ड्यूक मतलब राजा, ये डचेस, इसका मतलब होता है रानी, पैलेस, कैसल, किला एंड सॉवरेन, ये जितने वर्ड्स मैंने पढ़े ना, ये सब फ्रेंच से इंग्लिश में आए हैं। द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज ग्रेजुअल, यानी जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस रहा अंग्रेजी पे, जो फ्रांस की भाषा का जो प्रभाव रहा ना, वाज ग्रेजुअल, वो क्रमिक था, वो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे वे प्रवेश किए, बट सिग्निफिकेंट, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण थे ड्यूरिंग द 13th एंड द 14th सेंचुरी। 13वीं सदी में, 14वीं सदी में फ्रांसीसी भाषा का अंग्रेजी भाषा पे जो प्रभाव था ना, वह क्रमिक रहा लेकिन महत्वपूर्ण रहा। अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट, एक आंकड़े के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट यानी एक आंकड़े के मुताबिक अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच इनटू इंग्लिश ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस अवधि के दौरान 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में फ्रेंच भाषा से करीब करीब 10,000 शब्द अंग्रेजी भाषा में शामिल हुए। याद रखिएगा, कितने शब्द, लगभग 10,000 नए शब्द फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में शामिल हुए। आउट ऑफ दीज ऑलमोस्ट 75% आर इन यूज टुडे, ये जो 10,000 शब्द आए ना बच्चों, इनमें से 75% शब्द आज भी उपयोग में है। याद रखिएगा, इनमें से 75% शब्द जो है ना, आज भी उपयोग में है। दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू लॉ, ये जो शब्द है ना, इनका संबंध है लॉ से, कानून से, लिटरेचर से, साहित्य से, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से, रिलीजन, धर्म से और फैशन से। यानी जो शब्द आज भी चलन में है ना, इनका संबंध किससे है? लॉ से है, लिटरेचर से है, प्रशासन से है, रिलीजन से है और फैशन से है। आगे इसमें लिखा है बच्चों कि अनदर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, अनदर मतलब एक और, डोमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण, और इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, एक और महत्वपूर्ण प्रभाव ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पे ये रहा वाज दैट ऑफ लैटिन, यानी फ्रेंच इम्पैक्ट के बाद जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा अंग्रेजी पे ना, वो था लैटिन। क्या था बच्चों? लैटिन भाषा का अंग्रेजी भाषा पे प्रभाव। सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम लैटिन केम डायरेक्टली, यानी लैटिन भाषा से अंग्रेजी भाषा में आने वाले जो शब्द थे ना, उनमें से कुछ सीधे आए, डायरेक्टली आए। कैसे आए?
सीधे आए, बट सम एंटर्ड थ्रू फ्रेंच, लेकिन कुछ लैटिन के शब्द पहले फ्रांसीसी भाषा में आए और फ्रांसीसी भाषा से वो अंग्रेज़ी में आए। एंड वर्ड्स वेयर रिलेटेड, और वे शब्द जो लैटिन से फ्रेंच में आए, फ्रेंच से इंग्लिश में आए, उनका संबंध साइंस से रहा, मेडिसिन दवाइयों से रहा, लॉ कानून से रहा, लिटरेचर साहित्य से रहा। सम ऑफ द बोरोड वर्ड्स आर, कुछ शब्द जो लैटिन से फ्रेंच में आए, फ्रेंच से इंग्लिश में आए, वह हिस्ट्री है, इंडेक्स है, इंटेलेक्ट है, लीगल, मैग्नीफाई, पिक्चर, जीनियस, समरी, सब्सटीट्यूट, टेम्परेचर, मैग्नीफाई, प्राइवेट एट्सेट्रा। ये जो शब्द हैं ना बच्चों, ये लैटिन से आए, और ऊपर हमने जो शब्द बताए थे वे कहाँ से आए, फ्रेंच से आए। तो वर्ग 12वीं की स्टोरी ऑफ इंग्लिश से चैप्टर 4 मिडिल इंग्लिश का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो भी 1-2 दिनों में अपलोड करूँगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।